बढ़ते पहले डिफेंस अपडेट की तरफ, जो कि भारतीय नौसेना को लेकर आ रही है। भारतीय नौसेना ने आर्म फोर्सेस में सबसे पहले नई तकनीकों का इस्तेमाल करना शुरू किया है और ऐसे में भारतीय नौसेना के लिए आयरोव ट्यूना तैयार किया गया है, जो कि भारत का अंडर वाटर ड्रोन और रिमोटली ऑपरेटेड व्हीकल है, जिसे कि आयरोव टेक्नोलॉजी प्राइवेट लिमिटेड के द्वारा विकसित किया गया है। आयरोव ट्यूना एक ऑब्जर्वेशन क्लास का आरओवी है, जो कि 100 मीटर की गहराई तक उतरने में सक्षम है और वहां से ये लाइव वीडियो फीड प्रदान करता है। इसमें डुअल एचडी कैमरे लगाए गए हैं और ये पानी के नीचे एक बेहतर दृश्य प्रदान करते हुए रियल टाइम की जानकारी प्रदान करता है और कई बैटरियों के साथ इसका एक बड़ा एंड्योरेंस टाइम भी है और इसकी जो टेथर्ड लेंथ है वो करीबन 300 मीटर तक है, जो कि पानी के नीचे इंस्पेक्शन और ऑपरेशन के लिए इसे एक आदर्श ऑप्शन बनाती है। चलिए बढ़ते नेक्स्ट अपडेट की तरफ, जो कि लक्ष्य 2 को लेकर आ रही है। डीआरडीओ ने एक उन्नत पायलटलेस टारगेट एयरक्राफ्ट तैयार किया है, जिसे लक्ष्य 2 के नाम से जाना जाता है और ये लक्ष्य 1 का उन्नत संस्करण है, जिसमें कई नई क्षमताएं भी जोड़ी गई हैं। इसकी सबसे महत्वपूर्ण विशेषता ये है कि यह हथियार ले जाने में सक्षम और कम लागत वाला मानव रहित आर्म ड्रोन है। लक्ष्य 2 को अलग अलग हथियार प्रणालियों के लिए एक टारगेट के रूप में डिजाइन किया गया है, जिसमें रडार गाइडेड और हीट सीकिंग सरफेस टू एयर मिसाइल, साथ ही हवा से हवा में मार करने वाली मिसाइलें भी शामिल है। इसका प्रमुख कार्य इन हथियारों की मिस दूरी की सटीक गणना करना है, जो कि किसी भी हथियार प्रणाली के मूल्यांकन के लिए महत्वपूर्ण डेटा प्रदान करती है। यानी कि दोस्तों, ये जो लक्ष्य 2 है ये एक टारगेट के रूप में काम करता है अलग अलग हथियारों की टेस्टिंग के लिए और इस एनहांस लक्ष्य 2 में कई सारे एडवांस क्षमताएं दी गई हैं। इसका एंड्योरेंस भी काफी अच्छा है, ये ऑटोनॉमस फ्लाइट कर सकता है, लो लेवल फ्लाइट कर सकता है, सेल्फ फ्लाइंग कर सकता है। अब तो डीआरडीओ इसके प्रोडक्शन को बढ़ाने के लिए इसकी यानी कि लक्ष्य 2 की जो तकनीक है, टेक्नोलॉजी है, उसे एलएनटी को भी हस्तांतरित कर चुका है। लक्ष्य 2 में एक हथियार वितरण कॉन्फ़िगरेशन भी शामिल है, यानी कि वेपन डिलीवरी कॉन्फ़िगरेशन, जो कि इसे जो नॉन कोऑर्डिनेट्स होते हैं उन पर सटीक रूप से हथियार गिराने की अनुमति देता है और साथ ही इस कॉन्फ़िगरेशन में ये हाई एनर्जी वेपन पेलोड को भी ले जा सकता है। और लक्ष्य 2 पहले ही 9 हथियार वितरण यानी कि वेपन डिलीवरी सॉर्टीज कर चुका है, जिसमें कि इसने 16 हथियारों की डिलीवरी भी की है, जिनमें से 4 लाइव है। और लक्ष्य 2 के साथ डीआरडीओ ने मानव रहित लक्ष्य विमानों की क्षमताओं का विस्तार किया है और इसे हथियार प्रणालियों के प्रशिक्षण और परीक्षण सहित अलग अलग सिनेरियोस में तैनात भी किया जा सकता है। बढ़ते हैं नेक्स्ट अपडेट की तरफ। दोस्तों, अक्सर भारतीय सेना की जो सालाना यानी कि वार्षिक सेना दिवस परेड है वो दिल्ली में आयोजित की जाती है और हाल ही में इस परंपरा को बदला गया था, जब परेड का आयोजन बेंगलुरु में किया गया था। और अब खबर आ रही है कि सेना दिवस परेड का आयोजन भारत के अलग अलग शहरों में किया जाएगा, जिसका उद्देश्य आयोजन स्थलों में विविधता लाना और विभिन्न क्षेत्रों को इस कार्यक्रम की भव्यता को देखने का मौका देना है। सूत्रों ने बताया कि इस परेड का आयोजन बारी बारी से सभी कमानों के चयनित स्थलों पर किया जाएगा और आपको बता दें कि सेना दिवस परेड का आयोजन अगले साल अब लखनऊ में किया जाएगा। बढ़ते नेक्स्ट अपडेट की तरफ। दोस्तों, अमेरिका और भारत के संबंध लगातार मजबूत हो रहे हैं और अब तो खबर ये आ रही है कि अमेरिका अपने जो रणनीतिक हार्डवेयर हैं उन्हें भारत को लंबे समय के लिए लीज पर देना चाहता है। जैसे भारतीय नौसेना को 2 प्रीडेटर ड्रोन्स दिए गए थे लीज पर, उसी के आधार पर अब अमेरिका अपने रणनीतिक हार्डवेयर्स को भारत को लीज पर देने की योजना बना रहा है और अमेरिका का ये कदम भारत से रूस की दूरियों को बढ़ाने के लिए किया जा रहा है और इसीलिए भारत को जो महत्वपूर्ण अट्रैक्टिव विकल्प हैं वो दिए जाएं, ताकि भारत को रशियन मिलिट्री हार्डवेयर का विकल्प मिल सके और अमेरिका और भारत की जो डिफेंस पार्टनरशिप है वो और बढ़ सके। और पेंटागन दोस्तों कई तरीके के ऑप्शन भारत को देने का विचार कर रहा है, खास करके मिलिट्री हार्डवेयर के क्षेत्र में, जिसमें कि भारत को न्यूक्लियर अटैक सबमरीन को लीज पर देना भी शामिल है, क्योंकि भारत 2 और न्यूक्लियर अटैक सबमरीन को लीज पर लेने की योजना बना रहा है। वहीं दूसरा प्लेटफॉर्म जो अमेरिका भारत को देना चाह रहा है लीज पर, वो है B-1 लैंसर बॉम्बर। हालांकि भारत ने पहले रशियन Tu-22 न्यूक्लियर स्ट्रैटेजिक बॉम्बर को लेकर भी बातचीत शुरू की थी। तो ऐसे में कितना ट्रस्टेबल है अमेरिका, आपको क्या लगता है? कमेंट सेक्शन में लिखकर जरूर बताइएगा। बढ़ते नेक्स्ट अपडेट की तरफ, जो कि कावेरी इंजन को लेकर आ रही है और इसे लेकर डीआरडीओ के प्रमुख ने एक बड़ा खुलासा कर दिया है। दोस्तों, डीआरडीओ के प्रमुख ने कहा कि कावेरी ड्राई इंजन का इस्तेमाल भले ही अनमैन्ड कॉम्बैट एरियर व्हीकल में किया जाएगा, साथ ही कावेरी इंजन नए 5th जनरेशन 110 किलोन्यूटन क्लास इंजन का भी आधार बनेगा, जिसे कि भारत कोलैबोरेशन वेंचर के जरिए तैयार करेगा अपने इंटरनेशनल पार्टनर के साथ मिलकर, जो कि अगले 10 सालों में बनकर तैयार होगा। 110 किलोन्यूटन का इंजन काफ़ी महत्वपूर्ण कंपोनेंट होगा EMCM मार्क 2 और TEDBF प्रोग्राम के लिए। साथ ही इसका इस्तेमाल फ्यूचर अनमैन्ड प्लेटफॉर्म में भी किया जाना है। साथ ही डीआरडीओ के प्रमुख ने कहा कि कावेरी इंजन
फोर्थ जनरेशन का इंजन है और कोलैबोरेशन के माध्यम से, जिसे कि अंतर्राष्ट्रीय भागीदारों के साथ किया जाना है, उससे ये इंजन फिफ्थ जनरेशन का इंजन बन जाएगा। हालांकि इस बात से आप कितना एग्री करते हैं मुझे कमेंट सेक्शन में लिखकर जरूर बताइएगा। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट अपडेट की तरफ। दोस्तों, भारतीय सेना अब एक क्रांतिकारी कदम उठाने जा रही है, जिसके लिए अब भारतीय सेना माइक्रो ड्रोन्स को, यानी कि जो छोटे ड्रोन्स होते हैं, उन्हें अपने मेन बैटल टैंक के साथ इंटीग्रेटेड करने की योजना शुरू कर चुकी है, जिसे टैंक के टरट से सीधा लॉन्च किया जा सकता है और ये ऑटोनॉमस रूप से टैंक के साथ जुड़े होंगे और तेजी से ये टारगेट को पहचान सकते हैं और दुश्मनों के टारगेट को ट्रैक करके रियल टाइम डेटा, खास करके उनकी लोकेशन और मूवमेंट, वो टैंक के अंदर बैठे क्रू मेंबर्स को प्रदान कर सकते हैं। इनका इस्तेमाल केवल रिकॉग्निशन, सर्विलांस और टारगेट एक्विजिशन के लिए ही नहीं किया जाएगा, बल्कि ये जो माइक्रो ड्रोन होंगे वो एक्सप्लोसिव एंटी टैंक मिसाइल से भी लैस होंगे, जो कि दुश्मनों के टारगेट्स को तबाह कर सकते हैं। बढ़ते हैं नेक्स्ट अपडेट की तरफ। हाल ही में मैंने आपको डिफेंस अपडेट में बताया था कि भारतीय वायुसेना 6 और नेत्र मार्क 1 अवाक्स एयरक्राफ्ट को खरीदना चाहती है, लेकिन अब रशिया की तरफ से खबर आई है कि उन्होंने भारत को अपने A50U अपग्रेडेड एयरबॉर्न लॉन्ग रेंज रडार सर्विलांस एंड गाइडेंस सिस्टम की पेशकश की है और A50U जो है वो नए प्रकार के स्टेल्थ एयरक्राफ्ट को भी डिटेक्ट कर सकता है और ये टारगेट आइडेंटिफिकेशन भी कर सकता है जमीन और समुद्र में। और ये जो अपग्रेडेड A50U अवाक्स है वो मॉडर्न इलेक्ट्रॉनिक्स के साथ एक बेहतर परफॉर्मेंस मैट्रिक्स और स्पीड के साथ आता है, जो कि 300 टारगेट्स को एक साथ ट्रैक कर सकता है और ये बॉम्बर्स को 650 किलोमीटर की दूरी पर डिटेक्ट कर सकता है और क्रूज मिसाइल और छोटे ड्रोन्स को 215 किलोमीटर की दूरी पर डिटेक्ट कर सकता है। वैसे आपको क्या लगता है, क्या भारत को रशिया से A50U जो अवाक्स हैं वो खरीदने चाहिए या फिर नेत्र मार्क 2 जो हमारा तैयार हो रहा है उसी पर फोकस करना चाहिए? कमेंट सेक्शन में लिखकर जरूर बताइएगा। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट अपडेट की तरफ। भारतीय सेना की राजपूताना राइफल बटालियन के 32 कर्मियों की एक टुकड़ी रशिया के लिए रवाना हो चुकी है और वे वहां पर 25 से 30 सितंबर तक आयोजित हो रहे आतंकवाद विरोधी क्षेत्र प्रशिक्षण अभ्यास में शिरकत करेंगे। आपको बता दें कि रशिया के द्वारा आयोजित किया जाने वाला ये बहुराष्ट्रीय संयुक्त सैन्य अभ्यास आतंकवाद के मुकाबले पर आसियान प्लस रक्षा मंत्रियों की बैठक का हिस्सा है। इस अभ्यास में आतंकवादी समूहों को कैसे नष्ट किया जाता है, ये सारे अभ्यास किए जाएंगे। यानी कि इस अभ्यास का मुख्य उद्देश्य आतंकवाद निरोध के क्षेत्र में क्षेत्रीय सहयोग को और मजबूत करना है। चलिए बढ़ते नेक्स्ट अपडेट की तरफ। भारतीय नौसेना के प्रमुख एडमिरल आर हरि कुमार 4 दिवसीय अमेरिका दौरे पर रहे थे। इस दौरान नौसेना प्रमुख ने 25वें ISS यानी कि अंतर्राष्ट्रीय समुद्री शक्ति संगोष्ठी में हिस्सा लिया और इस बार इस ISS का आयोजन US नेवल वॉर कॉलेज न्यूपोर्ट में 19 से 22 सितंबर के बीच हुआ था और अमेरिकी नौसेना ने इसका आयोजन किया था। भारत और अमेरिका की नौसेनाओं में हिंद प्रशांत महासागर क्षेत्र में समुद्री सहयोग को बढ़ाने की दिशा पर चर्चा की गई है। यही नहीं, इसके अलावा भारतीय नौसेना के प्रमुख ने अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया, मिस्र, इजराइल, फिजी, जापान, इटली, केनिया, पेरू, सऊदी अरब, सिंगापुर और ब्रिटेन सहित अलग अलग देशों के अपने समकक्षों के साथ द्विपक्षीय वार्ता भी की है। इस यात्रा के दौरान मालाबार, रिम्पैक्ट, सी ड्रैगन और टाइगर ट्रायनफ जैसे द्विपक्षीय और बहुपक्षीय अभ्यासों को लेकर भी काफी विचार विमर्श किया गया है। बढ़ते नेक्स्ट अपडेट की तरफ। नेपाली प्रधानमंत्री प्रचंड चीन पहुंच चुके हैं और अब उन्होंने चाइना के बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव, जिसे कि BRI कहा जाता है, उसमें एक्टिवली यानी कि सक्रिय रूप से भाग लेने की बात मानी है। हालांकि अभी तक ये कहा जा रहा था कि शायद नेपाल को इस बात का एहसास हो चुका है कि कहीं वो कर्ज के जाल में ना फंस जाए और इस प्रोजेक्ट से वो अपने हाथ पीछे खींच ले, लेकिन दोस्तों ये नहीं हो पाया। प्रचंड की तरफ से कहा जा रहा है कि उनकी सरकार ट्रांस हिमालयन नेटवर्क को और बढ़ावा देगी, इससे नेपाल में आर्थिक विकास होगा। ट्रांस हिमालय नेटवर्क दोस्तों नेपाल और चीन के बीच आर्थिक गलियारा है, जो कि BRI का बहुत ही महत्वपूर्ण हिस्सा है। और यही नहीं, प्रचंड ने शी जिनपिंग की काफ़ी तारीफ की और उनकी तारीफ के पुल भी बांधे हैं। कहा जा रहा है कि नेपाली प्रधानमंत्री प्रचंड ने शी जिनपिंग को एक दूरदर्शी वैश्विक नेता बताया और साथ ही चीन की नीति के प्रति नेपाल की प्रतिबद्धता को भी उन्होंने दोहराया। तो आप समझ सकते हैं दोस्तों कि चाइना और नेपाल के बीच में जो खिचड़ी पकड़ी है वो भारत के लिए एक टेंशन होगी। BRI प्रोजेक्ट अगर चालू हो जाता है नेपाल में तो ऑब्वियस सी बात है कि भारत को फिर अपने हिसाब से एक्शन लेना होगा, क्योंकि नेपाल की निर्भरता भारत पर सबसे ज़्यादा है और अगर वो चीन से कोई भी चीज़ मंगवाता भी है तो उसे उसके ज़्यादा पैसे देने होंगे। बात साफ हो जाती है। आपको क्या लगता है, कमेंट सेक्शन में लिखकर जरूर बताइएगा। बढ़ते नेक्स्ट अपडेट की तरफ, जो कि चंद्रयान 3 को लेकर आ रही है। प्रज्ञान रोवर को इस तरीके से डिजाइन किया गया था कि इसके जो पहिए हैं वो भारतीय प्रतीक चिन्ह और इसरो का जो लोगो है
उसको चांद की सतह पर छोड़ सके, लेकिन प्रज्ञान रोवर इस पर कामयाब नहीं हो पाया। चांद की सतह पर बने निशान उतने साफ नहीं है जितने की उम्मीद थी, लेकिन ये चिंता वाली बात नहीं है, बल्कि एक अच्छी खबर है। दरअसल चांद की सतह पर जो राष्ट्रीय प्रतीक चिन्ह और इसरो के निशान नहीं बन पाए, उससे दक्षिणी ध्रुव की मिट्टी को लेकर एक नई समझ भी सामने आई है। चंद्रमा की सतह पर मिट्टी नहीं है, वो एक अलग चीज से बनी है। इससे यह पता लगाया जा सकता है कि ये किस चीज से बनी है। चांद की मिट्टी बहुत अधिक धूल वाली नहीं है, ये ढीलेदार है। पता चलता है कि वहां पर कुछ ऐसे तत्व हैं जिससे मिट्टी बन जाती है और उनका ढेला बन जाता है। बता दें कि प्रज्ञान रोवर 105 मीटर चल चुका है। बीते करीबन 18 दिनों से ये रोवर सो रहा है, जिसे इसरो जगाने की कोशिश कर रहा है।